गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, और उससे पहले पढ़ा था हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस के एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम रेजोनेंस के। एप्लीकेशंस बोले तो हिंदी में अनुप्रयोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। तो देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, पहला एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन। पहले तो हेडिंग लिख देना सब लोग, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला एप्लीकेशन है संकरण अवस्था पर रेजोनेंस का प्रभाव। जल्दी से हेडिंग लिखिए बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, और उसके बाद लिखिए संकरण अवस्था पर। पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग है संकरण अवस्था पर रेजोनेंस का प्रभाव। लिख दिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन से थ्योरी समझाऊंगा, बड़े मजे से थ्योरी समझ में आएगी और फिर इस पर बेस्ड बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, और वो है आपके पास CH3 और NH2। चलो एक और ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है CH3 डबल बॉन्ड NH, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, मैंने लिख दिया है। थर्ड एक और ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड N, और फोर्थ एक और ले लेते हैं, यहां जगह है तो यहां, नहीं तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको जी। एक और क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ, और वो है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये NH2। मजे से कहानी सुनना, बड़ा मजा आएगा, ध्यान सुनना। पहले मुझे बताओ, क्या पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें रेजोनेंस है क्या? जल्दी से बोलो, रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी से बोलो, रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां भी लोन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां भी कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहां कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड। तो मतलब यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, बाकी और किसी भी जगह पर रेजोनेंस नहीं है। यहां रेजोनेंस है, बाकी किसी भी जगह पर रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। अब पॉइंट यह है, लाइन सुनना, अगर कोई भी लोन पेयर, पॉइंट सुनना, अगर कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो तो उस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए है। अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो तो उस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। मैं पूछूं क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? बिल्कुल नहीं, अतः संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग किया जाएगा। बताइए, संकरण अवस्था में एक सिग्मा, दो हाइड्रोजन वाले 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, सबको पता है संकरण अवस्था हो जाएगी sp3। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सेम कहानी, जब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हो तो उन्हें संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। अतः ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है तो संकरण अवस्था में भाग लेगा। पाई बॉन्ड नहीं लेता है संकरण अवस्था में भाग, हमें पता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक लोन पेयर, संकरण अवस्था हो जाएगी इसकी sp2। नेक्स्ट चलिए, सेम कहानी, ये लोन पेयर भी अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है तो ये संकरण अवस्था में भाग लेगा। एक सिग्मा, एक लोन पेयर, संकरण अवस्था हो जाएगी इसकी, इस एटम की sp। बड़ी प्यारी लाइन है। अब ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, तो लाइन सुने, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, दोनों के लिए बात है, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा हो तो उन्हें संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं करते हैं। अगर अनुनाद में भाग लेगा तो संकरण अवस्था में नहीं गिना जाएगा, और अनुनाद में भाग नहीं लेगा तो संकरण अवस्था में गिना जाएगा। अगर कोई लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा हो तो उसे संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं करते, अतः इसका उपयोग, इस लोन पेयर का उपयोग संकरण अवस्था ज्ञात करने में नहीं किया जाएगा। तो बताओ कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। तो इस परमाणु की संकरण अवस्था आज से पूछे तो आप क्या बोलोगे? यह sp2 संकरित नाइट्रोजन है, जबकि ये sp, ये sp2 और ये sp3। क्या ये बात समझ में आई? दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी लाइन इस प्रकार से निकल के आई है कि लोन पेयर अगर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा हो तो संकरण अवस्था में भाग लेगा, और अगर वह संकरण अवस्था, अगर वह अनुनाद में भाग ले रहा है तो संकरण अवस्था में भाग नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है तो उस लोन पेयर को लोकलाइज्ड कहा जाता है। तो ये लोन पेयर आपका हो गया लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर बोलेंगे, बोले तो इसे स्थानीकृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थानीकृत। ये स्थानीकृत हो गया बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझसे पूछा जाए लोन पेयर कौन से कक्षक में, कौन से ऑर्बिटल में, तो मैं कहूंगा यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहा हो
नहीं ले रहा हो तो उसे संकृत कक्षक में उपस्थित माना जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट माना जाता है। अब आप कहोगे सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, संकृत कक्षक क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए लॉन पेयर कौन से कक्षक में है, तो आप कहना संकृत कक्षक में है। संकृत कक्षक का मतलब क्या है, जिस एटम पर लॉन पेयर है उसकी संकरण अवस्था बताओ क्या है, sp3, तो वही ऑर्बिटल का नाम है। अतः इस नाइट्रोजन की संकरण अवस्था sp3 है, तो ये लॉन पेयर कौन से कक्षक में माना जाएगा, sp3 ऑर्बिटल में उपस्थित माना जाएगा। कौन से ऑर्बिटल में, sp3 में। पूरा कॉन्सेप्ट एक देता हूं, ध्यान सुने। यदि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहा हो तो उसे संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग करते हैं, तथा उसे लोकलाइज लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, तथा वह संकरित कक्षक में उपस्थित माना जाता है। संकरित कक्षक का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर जिस परमाणु पर है उसकी जो भी संकरण अवस्था है उसी ऑर्बिटल में, फिक्स, कहानी खत्म। अब मुझसे बताओ ये वाले में, सेकंड वाले में बताओ, क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नाइट्रोजन का लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जी नहीं, तो संकरण अवस्था में भाग लेगा। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसे हम कहेंगे लोकलाइज, एक ही जगह बैठा रहेगा, लोकलाइज कहा जाएगा। और ये कौन से ऑर्बिटल में उपस्थित माना जाएगा, संकृत ऑर्बिटल में। संकृत का मतलब जिस परमाणु पर ये बैठा है उसकी जो भी संकरण अवस्था है उसी ऑर्बिटल में होगा। तो इसकी संकरण अवस्था sp2 है, तो आपसे पूछा जाए कौन से ऑर्बिटल में, ये sp2 ऑर्बिटल में उपस्थित है। कितनी अच्छी लाइन है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार और प्रैक्टिस। लॉन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, संकरण अवस्था में भाग लेगा, लोकलाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड, स्थानीकृत। तथा इसे कौन से कक्षक में उपस्थित माना जाएगा, संकृत कक्षक में। अर्थात जिस एटम पर जो बैठा हुआ है ये, उस एटम की संकरण अवस्था वाला देख लो। तो यहां इसकी संकरण अवस्था sp है, तो ये कौन से ऑर्बिटल में होगा प्यारे बच्चों, sp ऑर्बिटल में उपस्थित माना जाएगा। क्या ये मेरी बात को समझ गए हो आप लोग तीन एग्जांपल से। नेक्स्ट, यदि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहा हो तो उसे संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग, मैंने क्या बोला, नहीं ले रहा हो, दोबारा से दोहराता हूं इस लाइन को, ध्यान सुने। यदि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा हो तो उसे संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं करते, तथा उसे डीलोकलाइज्ड कहा जाता है। क्योंकि इधर से उधर भाग रहा है, डीलोकलाइज्ड का मतलब मैं सिखा चुका हूं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर। एक जगह टिकाऊ नहीं है, इधर से उधर भाग रहा है, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर कहेंगे इसे ना। हिंदी में बोले तो विस्थानीकृत, विस्थानीकृत। तथा इस प्रकार के लॉन पेयर को, तथा इस प्रकार के लॉन पेयर को शुद्ध पी कक्षक में उपस्थित माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कौन से ऑर्बिटल में उपस्थित है, तो आप क्या कहोगे प्यार से, पी ऑर्बिटल में उपस्थित है। कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में उपस्थित हैं। दो कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट लेवल के, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जब तक याद नहीं होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट तब तक याद नहीं होगा, तब तक हम इन सवालों को नहीं लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग सोचेंगे और साथ बोलेंगे, समय बार बार दोहराओगे तो आपको क्या सारी कहानी यही याद हो जाएगी। पहला पॉइंट, अगर लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो उन्हें संकरण अवस्था में उपयोग, संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं किया जाएगा, तथा उन्हें शुद्ध पी कक्षक में उपस्थित माना जाएगा। आपसे पूछा जाए कौन से कक्षक में उपस्थित है, पी कक्षक में उपस्थित हैं, तथा उन्हें डीलोकलाइज्ड कहा जाएगा। डीलोकलाइज्ड, पी कक्षक में उपस्थित और संकरण अवस्था में भाग नहीं लेंगे। यदि लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हैं तो संकरण अवस्था में भाग लेंगे, उन्हें लोकलाइज कहा जाएगा, तथा संकृत कक्षक में उपस्थित माना जाएगा। तो आपके पास लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज का पूरा पोस्टमार्टम है, कोई भी सवाल पूछे बड़े आराम से आप बता सकते हो। क्या आपको बात समझ में आया है। अभी मैं कुछ एग्जांपल और करा देता हूं, उसके बाद आप लिखना एक साथ, ठीक है। देखिए पहले तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, और शानदार, आपसे ये नीट में पूछा हुआ सवाल है अभी 1-2 साल पहले। क्या सवाल था बेटा, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया और पूछा था उसने तो केवल एक ही पॉइंट पूछा था, बताइए नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है। हम पूरा पोस्टमार्टम बताएंगे इसका। देखो सबसे पहले पूछा जाए क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जी नहीं सर, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एक नेगेटिव एक सिग्मा, मस्त तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, गजब सर, मजा आ गया। नेगेटिव चार्ज लोकलाइज या डीलोकलाइज, सर लोकलाइज कहेंगे क्योंकि रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। सर कौन से ऑर्बिटल में होगा, sp ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि संकृत कक्षक में उपस्थित माना जाएगा। संकृत कक्षक का मतलब है कि जिस एटम पर वो बैठा है उसकी जो भी संकरण अवस्था है उसी ऑर्बिटल में। तो कौन से ऑर्बिटल में चला गया, sp ऑर्बिटल में। क्या आपको बात समझ में आया पूरा, बोल दीजिए हाँ अगर समझ में आ गई हो तो। उसने पूछा था कौन से ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, तो आप तुरंत ऑप्शन में टिक लगा देना sp ऑर्बिटल में, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और देखो 6, जल्दी से बताना। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव,
सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है। तो सबसे पहले यहां पर दो सिग्मा, एक सिग्मा ये रहा, पाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो संकरण अवस्था इसकी हो जाएगी sp2, इसकी पूछी जाए तो संकरण अवस्था हो जाएगी इसकी भी sp2। ये नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जब भाग ले रहा है तो संकरण अवस्था में भाग नहीं लेगा। 3 सिग्मा ये भाग नहीं लेगा तो इसकी भी संकरण अवस्था क्या हो जाएगी sp2। सभी की संकरण अवस्था क्या है बेटा sp2 है। इसलिए एक पुरानी बात आपको याद दिलाऊं, मैंने क्या कहा था, अगर रेजोनेंस होना है तो संगमन होना चाहिए और तंत्र या परमाणु जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं वो समान तल में उपस्थित होने चाहिए। देखिए यहां सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था क्या है sp2, और जब sp2 संकरण अवस्था होती है प्यारे बच्चों तो वो समान तल में माने जाते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला, इन सभी की संकरण अवस्था sp2 है, अतः ये सभी के सभी कैसे हैं, समान तल में है। मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में और पूछना चाहता हूं, लोकलाइज या डीलोकलाइज। सर रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो सर तो ये तो डीलोकलाइज होगा, बताओ कौन से ऑर्बिटल में, जब रेजोनेंस में भाग लेता है p ऑर्बिटल में उपस्थित माना जाता है। तो कौन से ऑर्बिटल में हो गया प्यारे बच्चों, p ऑर्बिटल में उपस्थित माना जाएगा। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई है, बोल दो। तो पहले मैं दोनों कॉन्सेप्ट को आपको लिखा देता हूं जो कॉन्सेप्ट है, फिर ये इन क्वेश्चन को लिखेंगे। चलें करें स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप इन दो कॉन्सेप्ट को लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट 1 है ये आपका, कॉन्सेप्ट 1 और ये कॉन्सेप्ट 2 है। कॉन्सेप्ट 1 को पढ़ते एक बार सब लोग मिलकर के मजा आएगा। यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग ले रहे हों तो इन्हें भाग ले रहे हैं भाई साहब, ले रहे हों तो इन्हें संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं करते तथा इन्हें p कक्षक में उपस्थित माना जाता है तथा इन्हें डीलोकलाइज कहा जाता है। 3 लाइन है, भाग ले रहे हैं तो ज्ञात नहीं करते, p कक्षक में उपस्थित मानते हैं और विस्थानीकृत कहा जाता है। ये बात आपके ध्यान में रखनी, कितनी आसान है, पॉइंट आप आराम से यूज कर सकते हो। संकरण अवस्था पर रेजोनेंस का प्रभाव, यदि लॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज, बेटा नेगेटिव है ये, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से भाग नहीं ले रहे हों तो इन्हें संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है तथा इन्हें संकरित कक्षक में उपस्थित माना जाता है तथा इन्हें स्थानीकृत कहा जाता है, लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड में थोड़ा सही लिख देता हूं इसको, इसका है लोकलाइज्ड। क्या कहते हैं बेटा इसमें, स्थानीकृत कहते हैं। क्या आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे सब लोगों को, पक्का ना, आगे समझ में। तो जल्दी से पॉज करिए, सबसे पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिखिए, फिर मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से आपको दिखाता हूं, उनको भी आप लिख लेना। लिखा सबने, चले नेक्स्ट। देखिए ये बनाइए जल्दी से क्वेश्चन फिक्स। पहले तो हेडिंग लिख लेना यार, पहले हेडिंग लिखना। हाँ, संकरण अवस्था पर रेजोनेंस का प्रभाव तो पहले लिख ही लिया था आपने, कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 लिख लिया, जल्दी से इसे लिखो। लिखा सबने, पॉज कर लो, लिख दिया, नेक्स्ट। अब ये लिख दो, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अभी, देखते हैं मजेदार क्वेश्चंस, आप भी साथ देना मेरा। लिख दिया बड़े मजे से, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस ये आपने लिख ही लिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है ये है पिरिडीन, इसमें अगर आप देखेंगे इसके पास लोन पेयर है। आपको पता साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम पर अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मजा आ गया, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा। तो मुझे बताइए ये लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इस लोन पेयर को कहेंगे हम लोकलाइज या डीलोकलाइज, तो इसे कहेंगे लोकलाइज्ड क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऊपर से क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट मानेंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो कौन से ऑर्बिटल में चला गया ये, sp2 ऑर्बिटल में। क्या आपको बात समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, साथ दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 मजा आएगा। पायरोल का स्ट्रक्चर आपको याद है, आपके पास कुछ इस प्रकार से है ये लोन पेयर। मैं आपसे पूछूं ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर पूछा जाए कौन से ऑर्बिटल में, तो प्रभु आप p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे क्योंकि आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्योंकि रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइज, तो ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। आप
ये टर्म्स यूज कर सकते हो आगे की थियोरी में। तो आप एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते जाइए, बार बार मैं हर चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको सारी बातें यहीं याद हो जाएं। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज सुनना सब लोग। आपके पास कुछ इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बताना है कि इन दोनों नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्या क्या इनके जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है। साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम पर अगर लोन पेयर हो तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, नो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, मैंने सिंपल लिख दिया है। जबकि ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम पर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और ये sp2 ऑर्बिटल में होगा और लोकलाइज्ड होगा भाई साहब। और कौन से ऑर्बिटल में होगा, sp2 ऑर्बिटल में, ठीक है, sp2 ऑर्बिटल में माना जाएगा। जबकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन से ऑर्बिटल में होगा, ये p ऑर्बिटल में होगा, p ऑर्बिटल में, और इसे डीलोकलाइज कहा जाएगा, डीलोकलाइज। और इसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करें, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बट इसका लोन पेयर p ऑर्बिटल में, इसका लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज और इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है, बड़े आराम से आप इसे बता सकते हो। अगर वो दिख नहीं रहा है थोड़ा सा मैं छोटा करके भी दिखा सकता हूं आपको, अब देखिए दिख रहा है पूरा, तो आप लिख सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, बनाइए, पॉज करिए और जल्दी से लिखिए। लिख दिया सब लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है, NH2 काम आएगा आगे की थ्योरी में, NH और ये NH2। अगर मैं आपसे पूछूं ये लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका नाम है ग्वानिडीन। बहुत बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक बेस है, पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। अब मुझे बताओ इन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इनके लोन पेयर के बारे में बताओ। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, पॉज करिए प्लीज, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो 3 बातें हैं, लोकलाइज, डीलोकलाइज, कौन से ऑर्बिटल में है और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, वो तीनों बातें आपको यहां बतानी है मुझे। कर लिया होगा सॉल्व। देखिए सबसे पहले लोन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में है, बिल्कुल सर। लोन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, तो ये भी तो रेजोनेंस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। बट लोन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये रेजोनेंस में नहीं होगा। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब ये रेजोनेंस में नहीं है तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इस एटम की हाइब्रिडेशन हो गई sp2। क्यों, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर sp2, तो ये आपका कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट माना जाएगा बेटा, sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट माना जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहेंगे लोकलाइज, लोकलाइज लोन पेयर है ये। जबकि अगर मैं इन लोन पेयर की बात करूं, जल्दी से बताना इनके बारे में क्या है। सबसे पहले ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे दोनों। तो मुझे बताइए नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इस केस में पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो एक 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा ये रहा, तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। सेम कहानी इसके साथ है, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। ये लोकलाइज या डीलोकलाइज, तो आप कहोगे सर ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज माने जाएंगे। डीलोकलाइज, ठीक है। दूसरी बात, कौन से ऑर्बिटल में, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट मानते हैं, तो ये p ऑर्बिटल में है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। सेम कहानी में अगर इस लोन पेयर की बात करूं, इसकी सारी हिस्ट्री खोल देते हैं। सबसे पहले लोकलाइज या डीलोकलाइज, तो आप कहोगे सर डीलोकलाइज है। दूसरी बात, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट माना जाएगा, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट माना जाएगा। तो अगर मैं तीनों में से बात करूं, ये वाला हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस एटम की तीनों एटम की हाइब्रिडेशन सेम है sp2। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जबकि ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं। इससे अच्छी थ्योरी और बेहतरीन थ्योरी आपके दिमाग में अगर सेट हो जाए तो आप किसी भी लेवल का सवाल अचीव कर सकते हो। तो बेटा यहां आपको रेजोनेंस का हाइब्रिडाइजेशन पर क्या इफेक्ट होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन से लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होता है, वो सब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड एप्लीकेशन पर। देखिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन नंबर 2, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना या पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, या आप कह सकते हो ज्ञात करना, लिख देते हैं ज्ञात करना, है ना। तो क्या है हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। प्लीज हेडिंग लिखिए, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना।
आपसे कोई कंपाउंड दिया जाएगा और कहेगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपने लिख लिया होगा। हम सबसे पहले देख रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब हम पूरे जो भी हमारे पास थियोरी होती है उसे कॉन्सेप्ट की फॉर्म में धांसू तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे हर एक बात हमारी समझ में डायरेक्ट अप्रोच बन जाए कि जब भी मुझे पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी भी सवाल पूछा जाए तो मेरे दिमाग में पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आना चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। पी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें आप पाई इलेक्ट्रॉन कहोगे। फिर से बोलो, टेक्निकल डेफिनेशन है, वो कह रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में, जितने भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होंगे आप उन्हें क्या बोलोगे? पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे। अब सवाल फिर से फंस गया प्यारे बच्चों कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में और कौन सा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में नहीं है? अबे अभी तो सिखा के आया हूं, जब भी लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो वो कौन से ऑर्बिटल में चला जाता है? पी ऑर्बिटल में। और जब पी ऑर्बिटल में पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब सोचिए और समझिए और लिखिए कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉनों की बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उसके आपके पास कैसे पहचानोगे उसकी भी मैं आपको धांसू अप्रोच बता देता हूं। सबसे पहले आपको देखना है इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें आप बोलोगे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलोगे? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए। कितनी अच्छी लाइन है। मतलब जब भी पाई बॉन्ड में दिखे आपको तो उसके इलेक्ट्रॉनों को तुरंत काउंट कर लेना किसमें है? पाई इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है। प्लस नेगेटिव चार्ज या प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो अनुनाद में भाग ले रहे हों। शानदार। आपको जब भी पूछा जाए कौन से इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में हैं तो पहला तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए। जनरली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में बात की जाती है, और कार्बन हमेशा जो पाई बॉन्ड बनाता है वो पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बनाता है। तो हमेशा पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में, कौन से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट माने जाएंगे? पी ऑर्बिटल में। और नेगेटिव चार्ज या लॉन पे जो अनुनाद में भाग लेता है वो भी क्या कहलाता है? पी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये सारी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। डन है कहानी। तो जब भी आपसे क्या पूछे प्यारे बच्चों, फिर से दोहरा लो एक बार, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को गिन लेना, प्लस उसमें वो इलेक्ट्रॉन और जोड़ देना जो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग ले रहे हैं। कहानी खत्म। ये इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में माने जाते हैं और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आपको बात समझ में आया है? काउंट करना स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज पॉज करिए और जल्दी से ये पूरा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। चलिए लिख दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सवाल से स्टार्ट करते हैं पूरी क्लास। सबसे पहले पिरिडीन ले लेते हैं ना, मजा आएगा। फिर से दोहरा रहे हैं पूरी कहानी। क्या ये लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है? जब रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो ये पी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे बात करूं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। अरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? मात्र 6 हैं। क्या पहचान सकते हो? नेक्स्ट सेकंड, अब ले लो आप पायरोल। ये नाइट्रोजन, ये H ले लिया और ये डबल बॉन्ड, यहां इसके पास लॉन पेयर है। जल्दी से बताओ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में और भाग ले रहा है। जब रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ड्रॉ करूं, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप गिनोगे तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। काउंट कर सकते हो। थर्ड, चलो अब आप लोग सॉल्व करवाओ मेरे पास साथ। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास है कुछ इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन है, यहां ये लॉन पेयर है और यहां ये लॉन पेयर है। जल्दी से, आपको पता है कितने भी लॉन पेयर क्यों ना हो, डोनेट केवल एक ही होता है। अगर आपके पास एक ही लॉन पेयर, एक ही लॉन पेयर ये है, अगर ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसी एक को रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करा सकते हो।
जब एक को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराओगे तो वही क्या हो जाएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। तो ये आपका क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन दो तो ये हो गए, 1 3 4 5 6, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं गिने जाएंगे क्योंकि जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेते उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गया है? चलिए जल्दी से ये तीनों क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट और अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। लिखा सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको गिन करके बताने हैं भाई साहब। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? OH और ये इसके पास दो दो लॉन पेयर। बताओ, दो लॉन पेयर हैं बट रेजोनेंस में केवल एक ही जाएगा। कॉन्जुगेशन में बिल्कुल है सर, लॉन पेयर एक बॉन्ड का गैप पाई बॉन्ड। जब कॉन्जुगेशन में है तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, मतलब जो रेजोनेंस में जा रहे हैं ये नहीं कहलाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएंगे। तो 2 4 6 और 2 ये कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? यहां गिनोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास। कितने हैं? 8। पहचान सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये आपके पास है NH2C डबल बॉन्ड NH और यहां जुड़ा हुआ है CH3। बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? पहले पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुए, चाहे वो रेजोनेंस में भाग ले या ना ले, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर तभी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखें ये बात। ये लॉन पेयर को चेक करोगे तो ये लॉन पेयर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? रेजोनेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है तो क्या बनाएगा, क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जबकि ये लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। तो ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। क्या आप काउंट कर सकते हो ऐसे करके? बोल दीजिए आराम से। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास है कुछ ऐसे पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड, यहां जुड़ा हुआ है NH2, यहां बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से बोल के बताओ। ये लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लॉन पेयर एक बॉन्ड का गैप, दो बॉन्ड का गैप, तो ये दो बॉन्ड का गैप आ गया तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये पाई बॉन्ड चाहे रेजोनेंस करें या ना करें, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इन्हें तो अधिकार है क्योंकि इनका बाप पाई बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहचान सकते हो कौन पाई इलेक्ट्रॉन है कौन नहीं है? कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कैसे ध्यान में रखोगे पाई इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्सेप्ट? जल्दी से बोल दो। जो भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे वो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड टोटल जोड़ करके बता देना, ये आपके क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके दो एप्लीकेशंस आपने पढ़ लिए हैं। पहला था अनुनाद का संकरण अवस्था पर प्रभाव और दूसरा था पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। आपसे इस पर बेस सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, अल्टीमेट एप्लीकेशन, बहुत ही काम का और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और वो है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पर। जल्दी से पॉज करिए और इसको बना लीजिए। लिख दिया सबने? चलें देखिए नेक्स्ट स्लाइड, हेडिंग लिखिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तीन तरह के कंपाउंड लिखे हुए बेटा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये एक साथ लिखना, गैप नहीं है बेटा, है ना, गलती से हो गया। आप एक साथ लिखना, नॉन एरोमेटिक मिला के लिखना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। बड़ा प्यारा टॉपिक है, शानदार, मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के कंपाउंड हैं, एक एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक और तीसरा एंटी एरोमेटिक। बट आपको उन तीनों में से कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है, यह आपको पहचानना पड़ेगा। आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स इस साइंटिस्ट ने दिए और वो उसका नाम है हकल। देखो कितना खतरनाक नाम है भाई साहब का, क्या नाम है? हकल, जिन्हें हम बोलते हैं हकल्स रूल्स। हकल के जो भी रूल्स हैं उससे हम डिसाइड करेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। वैसे ही रूल है, जैसे आपके सामने कोई खच्चर घूम रहा हो तो कैसे पहचानोगे वो खच्चर है या नहीं है? तो उसके कुछ तो रूल्स होंगे कि भाई गधा हो ना घोड़ा हो, मिक्सचर ऑफ गधा एंड घोड़ा हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? खच्चर बोलोगे, है ना। ऐसे ही यहां हकल्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। हेडिंग आपने लिख लिया है, पहले रूल्स पढ़ेंगे एरोमेटिक के लिए,
फिर पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक के लिए, और फिर पढ़ने वाले हैं हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के तरीके। और बेहतरीन 60 70 40 50 100 जितने भी सवाल होंगे इन पर करेंगे मजे से। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका। प्लीज पॉज करके अगर नहीं लिखा है हेडिंग तो जल्दी से लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। लिख दिया सबने? चले मजे के साथ। एरोमेटिसिटी, हिंदी में भी बेटा एरोमेटिसिटी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? बेटा हिंदी में भी एरोमेटिक को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को एंटी एरोमेटिक कहते हैं। आंटी नहीं बोलते, एंटी ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां स्टार्ट होने वाला आपके पास एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स के नियम, मतलब एरोमेटिकता के लिए हकल के नियम। कब यौगिक एरोमेटिक होगा और कब नहीं होगा, इसके 4 नियम है। अगर कोई यौगिक इन चारों नियमों का पालन करता है तो हम उस यौगिक को कहेंगे एरोमेटिक। अगर इनमें से किसी एक नियम का भी पालन नहीं करता है, किसी एक का भी, तो हम उसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वो आगे की कहानी है, बट एरोमेटिक नहीं कहेंगे। अब रूल क्या है, बड़े प्यारे और आसान आसान रूल है, एक पॉइंट को जबरदस्ती दिमाग में ठुकेगा, सुनते जाइए मुझे ध्यान से। पहला रूल है यौगिक चक्रीय होना चाहिए। कितना आसान है, आपको कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक चक्रीय वलय साइक्लिक रिंग ढूंढनी है। ढूंढ सकते हो ना यार, कोई भी कंपाउंड हो उसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए क्या इसमें कोई वलय है जी। अगर है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसमें साइक्लिक सिस्टम, बाहर से मतलब नहीं आपको, बाहर कुछ भी हो, बट साइक्लिक सिस्टम जो है आपका जिसमें आप एरोमेटिकता देख रहे हो, वह साइक्लिक सिस्टम आपका समतलीय होना चाहिए। अब आप कहोगे सर साइक्लिक तो मैं ढूंढ सकता हूं, मोटरसाइकिल भी ढूंढ सकता हूं, बट ये प्लेनर कैसे ढूंढूंगा, समतलीय कैसे ढूंढूंगा? अब एक खोपड़ी खराब मत करो, पहले बता चुका हूं, जब भी आपको सिस्टम समतलीय ढूंढना होता है तो आप जल्दी से संकरण अवस्था क्या ढूंढ लेना, या तो sp2 या sp। अगर इनमें से कोई भी एक संकरण अवस्था होती है तो तुरंत आपको पता लग जाएगा सभी परमाणुओं की अगर वलय में संकरण अवस्था sp2 है या sp है तो वह एक ही तल में परमाणु माने जाएंगे, समतलीय माना जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, साइक्लिक सिस्टम में पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और किसमें? सारी बातें बेटा साइक्लिक सिस्टम में चल रही है, साइकिल 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 से चल रही है दुनिया। हकल रूल क्या कहता है, साइक्लिक सिस्टम से बाहर से कोई मतलब नहीं है, केवल साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, साइक्लिक सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, साइक्लिक सिस्टम में पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। अब आपको सर संयुग्मन क्या है, कह रहे हो क्या आप, संयुग्मन क्या है, आता है ना सबको? तो पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, किसमें? आपकी वलय में पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, साइक्लिक सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करना चाहिए, जहां n का मान है 1 2 3 4। सर ये क्या है पाई इलेक्ट्रॉन नियम, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं, मजे से सुनिए, आगे की कहानी बनाते हैं कैसे पहचानते हैं इसको। ठीक है, चलिए जैसे एक बड़ी शानदार सा एग्जांपल लेते हैं, 2 लेके समझाऊंगा आपको, फिर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, और सबसे प्यारा एग्जांपल है इसका बेंजीन का। पहले आंखों ही आंखों में आपको दिख गया होगा कि ये साइक्लिक है, सर बिल्कुल दिख गया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, समतलीयता के लिए संकरण अवस्था चेक कर लो, यहां हर एक पर एक हाइड्रोजन होगा, बोलो हाँ है ना, एक हाइड्रोजन हर एक पर। अगर आप बॉन्ड गिनोगे, सिग्मा बॉन्ड सबके पास 3 है, तो सभी की संकरण अवस्था sp2 है। सर मजा आ गया, जब सबकी संकरण अवस्था sp2 है तो आपकी साइक्लिक रिंग क्या हो गई, समतलीय हो गई। आपको साइक्लिक रिंग से बाहर से मतलब नहीं है, केवल साइक्लिक रिंग में देखना है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि यह आपका सिस्टम साइक्लिक समतलीय है। आ रहा है ना मजा? थर्ड पॉइंट, साइक्लिक सिस्टम में पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अरे भाई साहब बिल्कुल है, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, रोक लो मुझे, ऐसे घूम रहा है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इस पर भी मैंने टिक लगा दिया, मतलब यहां थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लिखाऊंगा मैं अभी, लिख लेना, कोई टेंशन नहीं, पहले समझ लो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन होना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है। तो देखिए फोर्थ रूल में सबसे पहले अपनी रिंग में, साइक्लिक सिस्टम से बाहर नहीं, रिंग में जहां आप एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हो उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब सीक्वेंस देखो, मास्टर ने इसलिए पहले आपको पाई इलेक्ट्रॉन गणना सिखाया है। क्या, कब सिखाया है? क्योंकि आपको यहां पाई इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, इसलिए हमने पहले क्या फोड़ दिया ढंग से पाई इलेक्ट्रॉनों को। तो अब बड़े मजे से आप बता सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सर बिल्कुल बता सकता हूं, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब पाई इलेक्ट्रॉन है, लॉन पे नेगेटिव चार्ज है नहीं जो अनुनाद में भाग ले रहा हो, अतः नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहां 6 है। अब क्या करोगे आप,
जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आपके वलय में आए हैं उन सभी को 4n+2 के बराबर रखो। 4n+2 नियम लगा रहे हैं आप, रखा 6, n का मान ज्ञात करो, क्या आया 6 - 2 4, n = आ गया 1। अब चेक करो क्या 1 इनमें से कोई एक है? n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3। जो आपका n आया है क्या वह n यहां पर है? बिल्कुल है सर, 1 है। इसका मतलब आपका फोर्थ रूल भी पास हो गया। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है? जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आपकी रिंग में हैं उन्हें 4n+2 के बराबर रखो, n का मान ज्ञात करो। n का मान अगर 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक आता है, इंटीजर नंबर में से आता है, तो तुरंत कहना आपका 4n+2 रूल पास हो गया। बाकी कहना नहीं ऐसा होता है तो जैसे 1.5 या पॉइंट में कोई भी आता है तो आप कहना पाई इलेक्ट्रॉन रूल वहां फेल हो गया है। देखेंगे आगे सवाल, फेल भी होगा, हर टाइम पास थोड़ी ना होगा। क्या आपको बात समझ में आया है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, आराम से कर सकते हो। अब वापस चलते हैं इस पॉइंट पर। मैं आपसे पूछूं, चारों रूल दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर अब मैंने आपको 4n+2 रूल भी सिखा दिया है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में n क्या है, पहला ऑप्शन साइक्लिक सिस्टम में नंबर ऑफ रिंग, दूसरा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, चौथा कोई भी इंटीजर नंबर जो 4n+2 को पाई इलेक्ट्रॉनों के बराबर रखकर ज्ञात किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना तो ये नंबर ऑफ रिंग है, ना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक नंबर है। इस नंबर को किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 4n+2 के बराबर रख के n का मान ज्ञात करते हैं। n का मान अगर इनमें से आता है तो आप कहना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पास है, अदरवाइज कहना फेल है। इससे ज्यादा थ्योरी शानदार मैं नहीं समझा सकता। क्या आपको बात समझ में आ गई है बात? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। क्या आपको बात समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं फिर लिखेंगे। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां आपके पास कुछ इस प्रकार से बना हुआ है शानदार क्वेश्चन। ये है पहला, साइक्लिक, आंखों ही आंखों में दिख गया सर, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा, सभी की संकरण अवस्था चेक कर लो, sp2 है, sp2 है। आपको पता हो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रीडिकल उपस्थित होता है अधिकतम बंधों की संख्या 3 होती है, 3 सिग्मा। इसकी भी संकरण अवस्था sp2। सर सभी की संकरण अवस्था sp2 है। सेकंड रूल क्या हो गया? पास। क्या आपको समझ में आया? थर्ड, पूर्ण संयुग्मन, पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लो, गिन सकते हो क्या? यहां लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वहां कितने हैं? 2 हैं। अब इनको किसके बराबर रख दोगे? 4n+2 के बराबर रखकर 2, 4n = 0, n = 4n = 0 बिल्कुल, और n = भी 0। क्या आपके इस रूल में 4n+2 वाले में 0 है? बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है n, तो 0 है। अतः यहां आपका फोर्थ रूल भी पास हो गया। तो आप कहोगे सभी रूल पास हो गए तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है और ये बेंजीन भी आपकी एरोमेटिक है। क्या आपको बात समझ में आया? कितना आसान है। पहला देखो रूल, दूसरा देखो, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप देख सकते हो आराम से। डन है कहानी? मजा आया? कर सकते हो सॉल्व। अब इतना टाइम मेरे पास कहां है इसको इसके बराबर रखूं, ऐसे करूं? मुझे तो ऐसा अप्रोच बताओ जो 2 से 3 सेकंड में बता दे ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो मैं आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं एरोमेटिक पहचानने की। जल्दी से प्लीज सुनिए। ये सेट हो गया दिमाग में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां देखिए आपके पास ये पेज और ऐड कर लेते हैं। यहां नोट में पढ़ रहे हैं, सारी बातें लिखा दूंगा मैं, धीरे धीरे पॉज करा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए पूरी बात। यहां आपके पास है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां आपके पास है n, यहां ले लेते हैं n, और यहां है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास n 0 है क्योंकि n 0 से स्टार्ट हो रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में। जब यहां 0 रखोगे तो यहां आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 रखोगे तो यहां आएगा, बोलिए जल्दी से, कितना आएगा? 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर आगे करोगे तो 2 रखोगे तो यहां 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। आगे रखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। आगे रखोगे तो यहां कितना? 4 रखोगे तो यहां 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। चेक कर लो, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आते जाएंगे आगे तक, जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखते जाओगे। अब उल्टी बात करता हूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर आपके साइक्लिक सिस्टम में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो जब आप उसे 4n+2 के बराबर रखोगे तो वहां n 0 आएगा। अगर आपके पास 6 है तो n 1 आएगा, 10 है तो 2 आएगा, 14 है तो 3 आएगा और 18 है तो 4 आएगा। तो पॉइंट इस प्रकार से सेट हुआ कि अगर आपके पास रिंग में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो, जल्दी से बोल दो, 2 + 4
6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे करते जाओ, 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 18 प्लस 22, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करते जाना है, प्लस 4 करना है। अगर आपके इस ऑर्डर में कहीं पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप तुरंत कह देना वहां पर आपका 4n+2 रूल पास हो गया। अब आपको 4n+2 को पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर रखकर n फाइंड करने में 2-3 सेकंड बर्बाद नहीं करने, केवल आपको यह देखना है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते ही अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 की सीक्वेंस में आ रहा है तो वो 4n+2 रूल को पास कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो 4n+2 रूल को पास नहीं कर रहा है। क्या आपको पॉइंट समझ में आया बात? ठीक है, तो अब मैं वापस से देखूं आपके पास यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 प्लस 4 प्लस 10, 2 में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से यहां लिख दिया करो 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 ऐसे लिख दो, 2 में आ रहा है सर, इसका मतलब 4n+2 रूल पास, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पूछूं, या नंबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा एरोमेटिकली, 2 प्लस 4 6 प्लस 10 ऐसे हो गया ना। अब बताइए 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल सॉरी 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो यहां 6 है ना, 6 का मतलब क्या हो गया ये एरोमेटिक। तो अब आप 4n+2 रूल को बड़ी जल्दी से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट साइक्लिक आपको दिख ही जाएगा, दिख गया। अब मैं आपको सेकंड और थर्ड रूल की एक ही ट्रिक बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है कि आप थर्ड रूल में 2-3 सेकंड खराब नहीं करोगे। वो ट्रिक ऐसे है, जब भी सभी साइक्लिक सिस्टम में सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाए, जब भी साइक्लिक सिस्टम में सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाए तो गारंटी की बात है वहां कॉन्जुगेशन भी होगा, फिक्स है। साइक्लिक सिस्टम में आपको क्या दिख जाए? हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख जाए सभी की, तो वहां क्या क्या कहोगे आप? क्या होगा? वहां कॉन्जुगेशन होने वाला है। तो आपकी सेकंड थर्ड जैसे आपने सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 चेक की तो एक तो आपकी प्लेनरिटी समतलीयता आ गई, दूसरा सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वहां 100% कॉन्जुगेशन भी होगा। तो आपके सेकंड थर्ड रूल हाइब्रिडाइजेशन से काउंट हो जाएगा। केवल आपको अब क्या याद करना है? संकरण अवस्था। तो पहला साइक्लिक सिस्टम आंखों ही आंखों में दिख गया, सबकी संकरण अवस्था चेक कर लो, अगर सभी की संकरण अवस्था sp2 दिखी, सेकंड और थर्ड रूल दोनों पास हो गए। और फिर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लो, अगर 2 प्लस 4 प्लस 4 वाले फॉर्मूले में आ रहा है तो फोर्थ रूल भी पास हो गया और टिक लगा दो मजे से एरोमेटिक। मजा आ गया? क्या आपको बात समझ में आ गई? पूरी की पूरी कहानी बहुत शानदार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप देखते जाइए। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होते क्या है। तो जल्दी से प्लीज सब लोग पहले पॉज करिए और ये सारे रूल्स लिखिए। लिख दिए? नेक्स्ट सबसे पहला एग्जांपल लिखिए, ये सब लिखना है टिक लगाते हुए 2 सवालों में, तो लिख दिया। नेक्स्ट ये लिखिए, पॉज कर लीजिए, आराम से लिखिए, लिख दिया होगा। नेक्स्ट नोट लिख दीजिए, लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटा? एंटी एरोमेटिक की। नेक्स्ट है आपका हकल्स रूल्स फॉर नॉन एंटी एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल्स फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखे बेटा हकल्स रूल्स फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के हकल्स के नियम, एंटी एरोमेटिसिटी के हकल के नियम। पहला वही है, बिल्कुल सेम है एरोमेटिक वाला, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा भी सेम है, साइक्लिक सिस्टम समतलीय होना चाहिए। तीसरा भी यहां तक सेम है, पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। बट एक छोटा सा अंतर है दोनों में, वहां 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था और यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन नियम है। वहां n 0 से स्टार्ट होता था और यहां n 1 से। ये 2 अंतर है, वहां 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल था, यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल है। वहां n 0 से स्टार्ट होता था और यहां n 1 से स्टार्ट होता है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपसे पूछूं, यहां आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड है, जल्दी से साइक्लिक दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, फर्स्ट रूल पास, पूरा लिखूंगा। सभी की संकरण अवस्था चेक कर लो, sp2 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 और sp2। जल्दी से बोल दो सेकंड ऑप्शन, सभी की संकरण अवस्था sp2 तो समतलीय भी हो गया। थर्ड बात कर लेते हैं बेटा, पूर्ण संयुग्मन, पाई सिंगल पाई पूर्ण संयुग्मन है, मजे से थर्ड भी टिक लगा दिया। फोर्थ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाएंगे, तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। पाई इलेक्ट्रॉन यहां आए 4, तो सबसे पहले आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखते ही एरोमेटिसिटी वाले पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। एरोमेटिसिटी वाले, मैंने बोला है वर्ड गलत नहीं बोला। पहले आपको चेक करना है क्या एरोमेटिसिटी का 4n+2 रूल लग रहा है, क्योंकि पहली तीनों कंडीशन तो दोनों की सेम है ना। तो पहले हमेशा एरोमेटिसिटी के लिए चेक करो फोर्थ कंडीशन, अगर वो एरोमेटिसिटी के लिए नहीं लगती है तब चेक करो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या 4 आए। एरोमेटिसिटी के लिए आपको याद है 2 + 4 6 + 4 10,
इनमें से कोई एक होता है तो हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी का रूल लागू हो रहा है। तो ना तो 2 है, ना 6 है, ना 10 है, मतलब कितना है, 4 है। तो यहां पर आपका एरोमेटिसिटी वाला रूल लागू नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आया? या आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 4n+2 को 4 के बराबर रखो, 4n इक्वल टू आपका आया 4 - 2, इसका मतलब n इक्वल टू आया 2/4 मतलब 1/2। और आप एरोमेटिसिटी में चेक कर लेना, 1/2 है ही नहीं, 0 1 2 3 ऐसे है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। अब आप क्या चेक करोगे, एंटी एरोमेटिक वाला रूल। एंटी एरोमेटिक में कौन सा रूल लगता है बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो 4n को अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बराबर रख दो, n की वैल्यू फाइंड करो, 1 आ गई। अरे सर मजा आ गया, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो 1 मिल गया। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक के 4n रूल को फॉलो करता है, इसलिए कंपाउंड आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या आपको बात समझ में आया है मजे से? पहले तीनों रूल पास। अगर वहां पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं तो एरोमेटिक ठोक देना, अगर नहीं करते हैं तो एंटी एरोमेटिक ठोक देना। क्या आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी बात? फिर से इसकी भी ट्रिक ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां पर एक नोट ले लेता हूं मैं। नोट क्या कह रहा है, अगर आपके पास n है, या 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 ऐसे आता है ना, और आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले n1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 रखोगे तो यहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखते जाता हूं, ऐसे ही आगे तक 16 पाई इलेक्ट्रॉन और आगे तक। तो ध्यान सुने, अगर 4 के मल्टीपल में 4 8 12 16 ऐसे हो पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप गारंटी के साथ कह देना वहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, मतलब कंपाउंड आपका कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। अगर 2 + 4 + 4 + 4 प्लस हो, 2 से स्टार्ट होते +4 +4 +4 हो तो एरोमेटिक, और 4 के मल्टीपल में हो तो उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। फिक्स है हमारी कहानी, डन है, कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर ये सारे के सारे एक साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए, नेगेटिव चार्ज, बेहतरीन सवाल है। अगर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल पाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसे संकरण अवस्था में भाग नहीं लेते। सीक्वेंस देखो कितनी शानदार है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो संकरण अवस्था ज्ञात करने में उपयोग नहीं किया जाएगा। यह कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेगेटिव चार्ज अगर जुड़ा हुआ हो तो 3 बॉन्ड होते, तो एक हाइड्रोजन और यहां होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा है तो संकरण अवस्था में भाग नहीं ले रहा है, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2। यहां भी प्यारे बच्चों sp2, मजा आ जाना चाहिए, और यहां भी संकरण अवस्था sp2। डन है कहानी? तो फर्स्ट रूल पास, सभी की संकरण अवस्था sp2 होते ही थर्ड और सेकंड रूल दोनों पास हो जाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। फोर्थ रूल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो जल्दी से। पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन माना जाता है। पाई बॉन्ड तो पैदा ही पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां हो गए 4। दोनों बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव चार्ज की संकरण अवस्था में प्रभाव और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि हमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी ये समझना था। पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो पहले रूल लगाओ एरोमेटिसिटी वाला। क्या ये 2 + 4 + 4 वाले फॉर्मूले में आ रहा है? नहीं, इसलिए ये एरोमेटिक तो नहीं है। क्या ये 4 × 4 4 4 4 4 4 मल्टीप्लाई, हाँ मतलब 4 के मल्टीपल में 4 8 इसमें आ रहा है, 4 8 में, बिल्कुल 4 में आ रहा है, तो तुरंत कहना ये क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक है। क्या आपको बात समझ में आया? पहचान सकते हो? बोल दीजिए जल्दी से, पक्का? डन। चलिए तो अब जल्दी से आप क्या करोगे, ये स्लाइड पॉज करिए, हेडिंग आपने लिख ही लिया है, चारों जल्दी से चारों के चारों पॉइंट लिख दीजिए। लिख दिया सबने? नेक्स्ट डायग्राम बनाइए जल्दी से, बना दिया? नेक्स्ट ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से, बना दिया? नेक्स्ट ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से, बना दिया? चलिए नेक्स्ट। और अब है किसकी बारी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई साहब ये तो सीधे साधे कह रहे हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो तो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, जो बचे हुए हैं दुनिया के एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा, उन्हें आप क्या बोल दोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कितना आसान है ये, जो यौगिक ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो और ना ही, तो क्या कहलाते हैं उन्हें, नॉन एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक यौगिक हकल के चारों नियम में से कम एक नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि चारों का करते तो या तो वो एरोमेटिक बन जाते या एंटी एरोमेटिक बन जाते। कम से कम एक नियम का पालन नहीं करते। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास ये क्या है, जल्दी से बताओ,
आप कहोगे सर साइक्लिक तो है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन सर sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। अरे सर ये तो sp3 हो गया, और sp3 का मतलब ये प्लेनर नहीं होगा, ये भी sp3 हो गया सर, प्लेनर नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं है। थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन पाई सिंगल 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 पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। अरे आया समझ में, कैसा कंपाउंड है, जल्दी से बोलो, एग्जांपल 1 मार्क कर देता हूं, नॉन एरोमेटिक है ये। जब भी आपको साइक्लिक सिस्टम में sp3 संकरण अवस्था दिख जाए तुरंत कह देना नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वहां कंप्लीट कॉन्जुगेशन कभी हो ही नहीं सकता, गारंटी की बात है, प्लेनर सिस्टम आपका हो ही नहीं सकता। डन है। अब बच्चा क्या करता है, बड़ी गलती बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, ध्यान सुनना। बच्चा क्या करता है कि सर डायरेक्ट ना पहला रूल देखता है साइक्लिक का, ना दूसरा रूल देखता है प्लेनरिटी का, ना तीसरा रूल देखता है किसका, कंप्लीट कॉन्जुगेशन का, डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेता है। अरे सर यहां पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं सर, पाई इलेक्ट्रॉन 4 मतलब 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में मतलब एंटी एरोमेटिक। ले सत्यानाश, डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन के काउंट पर जाना मत, खोपड़ी फोड़ दूंगा। पहले रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल पास होने के बाद ही आपको कहां जाना है, फोर्थ रूल पर जाना, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई मेरी पूरी की पूरी, बोल दो ना। डन है। तो ये एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे पूछे ऐसे करके बताओ, अरे मास्टर ये तो साइक्लिक ही नहीं है, जब साइक्लिक ही नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। बहुत सारे बच्चा क्या बोलेगा बताऊं, सर पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 + 4 वाला फॉर्मूला आपका एरोमेटिक। मुंडी तोड़ दूं 2-3 बार घुमा के, बेवड़ा आदमी। पहले तीनों रूल पास करा लेना, तब जाना पाई इलेक्ट्रॉन के काउंट पर। डन है, पहचान सकते हो तीनों के तीनों। कल नेक्स्ट क्लास में शानदार प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और ऐड करा देता हूं, वो क्या है देखिए, अगर मुझे इन तीनों में से स्टेबिलिटी पूछी जाए तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन जनरल ऑर्डर, सामान्यतः स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। सबसे हाईली अनस्टेबल जो होते हैं, अगर आपको 3 तरह के यौगिक दिए जाएं, एक एरोमेटिक हो, एक नॉन एरोमेटिक हो और एक एंटी एरोमेटिक हो, तो आप एंटी एरोमेटिक यौगिक को हाईली अनस्टेबल बताना, उससे ज्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक यौगिक सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। ये क्या है प्यारे बच्चों, हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिखते ही आपकी खोपड़ी में आना चाहिए हाईली अनस्टेबल। ये तीनों टाइप के कंपाउंड के बीच में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। जल्दी से पॉज करिए और लिख दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बड़े प्यार से क्वेश्चंस की, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, पहचानना एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। मुझे लगता है अच्छे से हमने ये टॉपिक पूरा कवर किया है। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, रेजोनेंस का हाइब्रिडाइजेशन पर इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानना। कर सकते हो सॉल्व। मिले नेक्स्ट क्लास में। चलिए बोलिए धांसू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।